एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म DLR टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा DLR फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, उसका थर्ड चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, शिक्षण के सूत्र, उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले की क्लास में आपका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं हमने, जिसमें हमने शिक्षण के सूत्र पढ़े थे। कौन से? रुचि का सिद्धांत पढ़ लिया था। स्टार्ट कर से दिखाते हैं आपको। शिक्षण के सिद्धांत में हमने क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत देखा था। उसके बाद हमने अभिप्रेरणा का सिद्धांत देखा था। उसके बाद में हमने रुचि का सिद्धांत देखा था। और आज जो है हम लोग निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत को समझने जा रहे हैं। ठीक है, निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत को समझने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से बेटर और कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें लिखते हुए आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, फिर एंड मोमेंट पे आपको ना रटने की आवश्यकता नहीं होती है चीज़ों को। इसीलिए आपको बार बार बोलती जा रही हूँ मैं कि अपने आप नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिए। लिखते हुए चीज़ें आसानी से याद रहती हैं। ठीक, एक दिन में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप लोग इतना प्रेशर बच्चे नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो चीज़ें जो हैं जो आ रही होती हैं वो भी भूल जाते हैं कभी कभी। इसलिए कह रही हूँ समझते चलिए चीज़ों को। चलिए हम देखते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जो हमारा फोर्थ सिद्धांत है। तो इसमें क्या है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत ये है कि प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। देखिए, प्रत्येक पाठ का, कोई पाठ को पढ़ाने गया है टीचर, तो क्या बिना किसी उद्देश्य के उसको पढ़ा रहा है? मान लीजिए कि मैं आपको शिक्षण सूत्र ये पढ़ा रही हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है क्या इसको पढ़ाने का आपको? अगर सबसे पहला उद्देश्य तो मेरा यही है कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ और रटने से बचा सकूँ। ठीक, जिससे कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सको। आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक, सबसे पहला यही उद्देश्य है ना कि मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ पाठ ये। ठीक, अच्छा, फिर क्या है? उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उचित शिक्षण नहीं करा सकता। अब अगर मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे आप लोगों को समझा देनी है चीज़ें, मैं तो ये सोचती कि मुझे पढ़ाना है, पढ़ा के चले आना, ये लोग खुद जानेंगे, अपना रटेंगे जैसे जो कर पाएंगे। तो क्या मैं आपको समझा पाती चीज़ों को उतने बेहतर तरीके से? नहीं समझा पाती। तो इसीलिए कहा गया है उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उचित शिक्षण नहीं करा सकता। ठीक, यदि पाठ के उद्देश्य का निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाता है तो शिक्षण बहुत ही स्पष्ट, व्यावहारिक, सरल, सुगम एवं रुचिकर हो जाता है। देखिए, मान लीजिए मुझे आपको शिक्षण के सूत्र पढ़ाने हैं। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि मुझे 10 शिक्षण सूत्र पढ़ाने हैं आपको। मैंने क्या कहा कि जो मैंने आपकी कल की क्लास ली थी थर्ड चैप्टर की, तो मैंने कहा चलो आज 5 में डिवाइड कर लेती हूँ इनको। आज 5 शिक्षण सूत्र पढ़ा दूँगी और फिर एक नेक्स्ट पार्ट और बनाऊँगी, उसमें आपको 5 शिक्षण सूत्र जो बचे हैं वो पढ़ा दूँगी। लेकिन अगर मैं कुछ सोच के ना आती और मैं आपको 10 के 10, 12 के 12 एक साथ में पढ़ा देती, फिर क्या होता? क्लास लंबी हो जाती, आप लोग बोर हो जाते। जब आप लोग बोर हो जाते, सुनने वाला निष्क्रिय हो जाए तो सुनाने वाला कितना भी सक्रिय हो, जब पढ़ने वाला निष्क्रिय हो जाएगा तो सुनाने वाला कितना भी सक्रिय हो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया जो है ना, दोनों तरफ से चलती है, जिसमें अध्यापक बोलेगा और बच्चे सुनेंगे, तभी वह प्रभावपूर्ण होगी। ठीक है, इसीलिए चलिए। अच्छा, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि अपने पिछले पार्ट में इसका थर्ड चैप्टर का जो पार्ट 1 है, मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूं पहले के क्लास में। तो आप लोग वो वाली क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ है जब स्टार्ट से देखते हैं ना, तो फिर आपको चीज़ें ईजिली समझ में आती हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उचित शिक्षण नहीं करा सकता। यदि पाठ के उद्देश्य का निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाता है तो शिक्षण बहुत ही स्पष्ट, व्यावहारिक, सरल, सुगम एवं रुचिकर हो जाता है। देखिए, कोई भी टॉपिक टीचर को पढ़ाने से पहले अगर वो बहुत अच्छे से बच्चों को समझाना चाह रहा है तो पहले उसे खुद पढ़ना चाहिए,
फिर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, उस टॉपिक पर उसकी टीचर की कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझा पाएगा, एकदम जर्नल सी भाषा में। आपको ज़्यादा ये ना बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी कि आप किताबी भाषा का ज्ञान छाप के आ रहे हो बच्चों के ऊपर, ठीक है। आप अपनी भाषा में बच्चों को जब कोई चीज़ समझाओगे तो वो चीज़ फिर बहुत सरल हो जाती है, सुनने में भी बच्चों को अच्छी लगेगी। अभी मैं आऊँ आपको ये सारे सिद्धांत जो है बुकिश लैंग्वेज में पढ़ती चली जाऊँ बिल्कुल, ठीक है। मैंने तो घास जैसी काट दी, आप लोगों को समझ में नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं लोगे आप लोग और सोचोगे कि क्या फ़ायदा है जब बुक के जैसा सेम मिल रहा है, कुछ समझने को नहीं मिल रहा है, ठीक। तो इसीलिए पूर्व में तैयारी करनी चाहिए टीचर को भी, फिर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नियोजन का सिद्धांत, जो हमारा 5th सिद्धांत है वह है नियोजन का सिद्धांत। 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नियोजन का सिद्धांत क्या है। आपका जो ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 शिक्षण के सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आपका, आप मान लीजिए कि ज़रूर आएगा एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 नंबर का इससे ज़रूर आएगा चैप्टर से, तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग से ही आपको पता चल रहा है कि नियोजन का कोई भी कार्य करने से पहले उसकी प्लानिंग कर लेना, ठीक, कि इस काम को ऐसे ऐसे करना है, ठीक, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसलिए नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षक को क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। देखिए पाठ्य सामग्री जो पढ़ाना है टीचर ने तैयार कर लिया, अब क्या कर रहा है टीचर, एक चैप्टर आपको पढ़ाने आया, सबसे पहले आपको चैप्टर के एंड में जो चीज़ें हैं वो पहले पढ़ा दे रहा है, एंड में जो चीज़ें हैं वो पहले पढ़ा रहा है, और स्टार्ट में जो चीज़ें हैं वो आपको बाद में पढ़ा रहा है। ये कोई ढंग है पढ़ाने का? आप लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें क्या है कि प्लानिंग के साथ पढ़ाइए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाइए चीज़ों को, जैसे चल रही हैं चीज़ें वैसे पढ़ाइए। कैसे, देखिए आप आए, सबसे पहले आपने बताया कि बच्चों आज हम चैप्टर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, ठीक। उसके बाद क्या कहोगे, हमारे चैप्टर का नाम है शिक्षण के सूत्र, ठीक। अब हमें इस चैप्टर में टोटल इतने शिक्षण के सूत्र पढ़ने हैं, नंबर ऑफ शिक्षण सूत्र इतने पढ़ने हैं हमें, ठीक है, बता दिया। फिर क्या किया, जो हमारा पहला शिक्षण का सूत्र है वह हम आपको बताएंगे। बेटा पहला सिद्धांत जो है वह करके सीखने का सिद्धांत है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सारे सूत्र आपको पढ़ा रहे हैं सीरियल से। तो क्या है, आप लोगों को पढ़ने में रुचि आएगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये क्या है कि हमारे सिलेबस कुछ और बता रहा है, आप मैम कुछ और करा रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, फिर जब मैं आपको सबको सीरियल से पढ़ाऊँगी तो आपको बिल्कुल भी ज़ीरो कन्फ्यूज़न होगा, तो आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इसीलिए कहा गया है चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षक को क्या है, पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षक को क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। अब क्या है अन्य तत्व, देखते हैं, जैसे कि पाठ्य योजना, सहायक सामग्री, गृह कार्य, पुनरावृत्ति आदि। चलिए इसके बाद हमारा 6th है जो प्रिंसिपल है वह है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। चयन के से ही आपको पता चल रहा है कि चीज़ों का चयन किस प्रकार से करना है। देखिए देखते हैं, ज्ञान विस्तृत है यानी कि बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, ज्ञान का जो क्षेत्र है वह बहुत व्यापक क्षेत्र है, ठीक है। उस ज्ञान को बालक की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके प्रदान करना चाहिए। देखिए अब क्या है, ज्ञान तो बहुत बड़ा है। अब देखिए ज्ञान क्या है, ज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म ना होने वाला है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हासिल कर लिया हो, जितना जो कुछ ज्ञान है सब कुछ ज्ञात हो उसे? नहीं संभव है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान विस्तृत है, ज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो क्या है, लेकिन अब क्या करना है,
उस ज्ञान को बालक की क्षमता व योग्यता के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं बड़े बच्चों का उदाहरण दे रही हूँ आपको। आपने मान लीजिए किसी कंपटीशन के लिए फॉर्म भरा, ठीक है, कोई मान लीजिए आपने टीचिंग का फॉर्म भरा, यूपी में भर्ती आई, चलिए बिहार बीपीएससी चल रहा है, आपने क्या किया, बीपीएससी का फॉर्म फिल कर दिया। ठीक, आपने बीपीएससी का फॉर्म फिल किया, फिर क्या करोगे आप, आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस पता है, ठीक है, सिलेबस बताया गया है। देखिए अब क्या है कि वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया है कि आपको इतनी इतनी चीज़ें पढ़नी है और इसी सिलेबस से आपके क्वेश्चंस पुट अप होंगे। ठीक, आपको मालूम है कि मुझे इतना ही पढ़ना है, तब तो आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या आएगा, तो संभव है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जॉब को हासिल कर पाए, क्योंकि कभी तो ज्ञान तो पूरा होना ही नहीं है, कभी इतनी चीज़ें पढ़ने को हैं जो पढ़ के कभी पार पा ही नहीं पाएगा फिर इंसान। इसीलिए हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर जो है सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया है हमें। ठीक, तो वही बताया गया है। अब मान लीजिए 5th क्लास का कोई बच्चा है छोटा सा, तो आप उसको जो है 5th स्टैंडर्ड की तो चीज़ें चयन करके पढ़ाएंगे, या 5th क्लास का बच्चा है आप 8th या 6th की चीज़ें उसे पढ़ा रहे हो, तो उसके दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगी। या तो बच्चा बहुत प्रतिभाशाली हो, वरना सामान्यतः तो बच्चे सामान्य बुद्धि के ही देखे जाते हैं, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को। तो इसमें इसीलिए कहा गया है कि महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके फिर बच्चों को प्रदान कीजिए जो चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है। चयन का सिद्धांत यही कहता है हमारा कि जो चीज़ें हमें बच्चों को पढ़ानी है, बच्चे के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ानी है। अगर 5th का बच्चा है तो उसे 5th क्लास की चीज़ें पढ़ानी है, 8th का बच्चा है तो उसको 8th की ही चीज़ें पढ़ानी है। ठीक, चलिए, शिक्षक महत्वपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को एक ही 40-45 मिनट के कालांश में प्रदान नहीं कर सकता। अतः शिक्षक को उपयोगी एवं आवश्यक तथ्यों का चयन कर अनुपयोगी एवं अनावश्यक विषय वस्तु को त्याग देना चाहिए और अपने शिक्षण को सफल बनाना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं भी आपको पढ़ाऊँगी, 30 मिनट की क्लास हो जाएगी, 40 की हो जाएगी, मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, 60 मिनट्स की क्लास हो जाएगी। तो क्या मैं आपके लिए भर भर के चीज़ें ला सकती हूँ? यही शिक्षण के सूत्र मैं आपको 10-10 पन्ने के करवा दूँ तो फिर मैं एक दिन में एक क्लास में एक भी शिक्षण सूत्र कंप्लीट नहीं करा पाऊँगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो चीज़ें आवश्यक थी ना आपके लिए, जो चीज़ें आपको लिखने के लिए आवश्यक थी, जहाँ से आपको मार्क्स मिल सकें, वो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं। अब मैं जाऊँ, ये जो है ना चयन का सिद्धांत इतना बड़ा हो सकता है कि आपके 10 पेजेस में भी लिख सकता है और वही चीज़ आपकी 4-5 लाइंस में भी हो सकती है। तो वो चीज़ कहा गया है इसीलिए कि चीज़ों को चयन करके पढ़ाइए, अनावश्यक चीज़ें जो हैं उनको हटा दीजिए और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका चयन कीजिए, उनको सिलेक्ट करिए, फिर बच्चों को पढ़ाइए। ठीक, चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं पूरा। ज्ञान विस्तृत है, उस ज्ञान को बालक की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके प्रदान करना चाहिए। शिक्षक संपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को एक ही 40 से 45 मिनट के कालांश यानी कि क्लास 40 से 45 मिनट के टाइमिंग में प्रदान नहीं कर सकता। अतः शिक्षक को उपयोगी एवं आवश्यक तथ्यों का चयन कर अनुपयोगी एवं अनावश्यक विषय वस्तु को त्याग देना चाहिए और अपने शिक्षण को सफल बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब रायबर्न महोदय क्या कहते हैं। चयन का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है और शिक्षक की अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। अब देखिए रायबर्न कहते हैं कि चयन का सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। मान लीजिए अगर कोई चीज़ आपको पढ़ानी है मुझे, तो मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लाती हूँ ढूंढ के कि मैं कैसे लिखवा पाऊँ, किस तरह से चीज़ों को सिलेक्ट करके लिखवा पाऊँ जो सरल भाषा में हो, आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकें, आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें बहुत करने में मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो दुख होता है। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो चयन का सिद्धांत है ये भी बता रहा है कि टीचर की कितनी मेहनत है। ठीक, और आप लोग उस मेहनत को जब अनदेखा करते हैं, आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं कि आप लोग को एक लाइक करना, एक शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपके हाथ दुख जाते हैं, ठीक। लेकिन जब आपका टीचर जो है ना आपके लिए चीज़ें सिलेक्ट करके लाता है तो उसका सर दुखता है, उसके हाथ दुखते हैं, ठीक है, इवन पूरी बॉडी जो है उसकी थक जाती है, तब आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड करवा पाता है, वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि ये शिक्षक आपको पढ़ा रहा है वो भी ये चाह रहा है कि मेरे बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे पढ़ के मुझसे, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसे होगी, क्योंकि टीचर का भी नाम होगा जो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि टीचर की भी मेहनत लगती है। चलिए, मेरी बात को ना मानिए तो रायबर्न की बात को मान लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे आगे इसी टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। और शिक्षक की अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है, ठीक है। तो अच्छा कार्य कैसे, अब गया टीचर, उसने देखा बुक में, देखा कि आपका चयन का सिद्धांत दिया, जैसा लिखा था हूबहू आपको वैसा ही लिखवा दिया आके। अब बुकिश लैंग्वेज थी, टफ थे वर्ड्स, बच्चों को नहीं समझ में आ रहे हैं, बोर हो रहे हैं देख के और समझ में नहीं आ रहा, सोच रहे कहाँ तक रटें। और वही चीज़ को टीचर ने पढ़ लिया, फिर क्या किया, उसको समझ लिया, फिर अपने शब्दों में लिखवाया आसान सी भाषा में, ठीक है। उसी चयन के सिद्धांत को टीचर ने अपनी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में लिखवा दिया और आपके सामने आके प्रस्तुत किया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक के अंदर चयन की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जब चयन अच्छा होगा तभी बच्चे को अच्छे से समझा पाओगे और बच्चे सफल हो पाएंगे। चलिए, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा, व्यक्तिक विभिन्नता क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता वह है कि हर बच्चा, हर मनुष्य एक दूसरे से अलग है, कोई भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब मान लीजिए दो ट्विंस हैं, ठीक है, जुड़वा के बच्चे हैं दो, जो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज उनकी सेम है, उनकी हाइट, वेट, कलर, ठीक है, मतलब फिजिकल पर्सनालिटी बिल्कुल सेम है, वो देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, पता नहीं चलता कौन सोनू है कौन मोनू है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन उनकी माँ भी कंफ्यूज हो जाती है कभी कभी कि कौन सा सोनू है कौन सा मोनू है, ठीक है। अब क्या है, देखिए, अब शारीरिक संरचना के अनुसार तो बिल्कुल सेम है वो, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। कैसे? अब मान लीजिए मोनू को जो है चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, सोनू जो है वो चाय का दीवाना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक विभिन्नता हो गई, बच्चों की रुचियों में अंतर पाए जाएंगे, ठीक है। कैसे? देखिए, अगर सब कुछ चीज़ें हैं सेम है, तब भी कहीं ना कहीं पे डिफरेंसेस पाए जाएंगे, कुछ नहीं तो उनको जो किसी एक को जो कार्य पसंद है वह दूसरे को पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसीलिए कहा गया है प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। आयु के अनुसार भी होती हैं कि जब छोटे थे तो कुछ और पसंद था, फिर थोड़े और बड़े हुए तो कुछ और पसंद हुआ, बड़े हो गए तो कुछ और पसंद, और बुढ़ापे में कुछ चीज़ें और पसंद होंगी। एज के अकॉर्डिंग चलती हैं चीज़ें, पसंद नापसंद, ठीक है। और अतः शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर छात्र लाभान्वित हो सकें, ठीक है। तो शिक्षक को पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और उस प्रकार से फिर बच्चे को शिक्षण प्रदान करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे जो है ना फिर सभी बच्चों को लाभ मिल सकेगा उसका, बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। चलिए, अब हमारा जो 8th है प्रिंसिपल, वह है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, ठीक है। जीवन से संबंध स्थापित करके चीज़ों को समझाइए बच्चों को, ठीक है, वही इस सिद्धांत में बताया गया। चलिए देख लेते हैं। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो, ठीक। वही बात है ना कि बच्चों का जो अनुभव है उससे कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाइए, ठीक है। बच्चों को उसके जो चीज़ें उसको पता है, जीवन में जो चीज़ें वो देख रहा है उन चीज़ों से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। कैसे कनेक्ट कर दीजिए? अब मान लीजिए कोई भी चीज़ है जो बच्चे डेली की लाइफ में अपने कर रहे हैं, आप उसी का उदाहरण दे दो, फिर करवाओ काम, ठीक है।
तो वो चीज़ें बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए क्या है, इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। जीवन से संबंधित विषय बालक शीघ्र सीख जाते हैं। ठीक, हाँ, तो बच्चों को जो लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए चीज़ों को, तो बच्चे उस चीज़ को बहुत आसानी से सीखेंगे। ठीक, आप कोई भी टॉपिक ऐसा पढ़ा रहे हो जो बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को तो चीज़ें ऐसे सिखाइए जो उन्होंने जीवन में देखी हों, आपके अपनी डेली लाइफ में होती हुई देखी हों। ठीक है, वो चीज़ें बताइए, तो बच्चे बहुत आसानी से सीख जाएंगे। यही कहता है हमारा जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। चलिए देखते हैं हमारा 9th सिद्धांत जो है वह है विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। ठीक है, विभाजन में क्या है, देखिए सबसे पहले विभाजन का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि आप जो है, जैसे मैंने अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, इसको मैंने विभाजित कर लिया ना 2 खंडों में, कि ये पार्ट 1 आपको इस क्लास में पढ़ा दूंगी, पार्ट 2 आपको इस क्लास में पढ़ा दूंगी, आधी चीज़ें इस क्लास में, आधी दूसरी क्लास में। ठीक है, तो यही कहा गया है कि चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ाइए। ठीक है, एक साथ में बहुत सारा मत पढ़ा दीजिए। तो देखते हैं क्या है, पाठ प्रस्तुत करने की सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से पाठ को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेना। देखिए वही बात कह रहे हैं ना ये, और उसी चीज़ को मैंने आपको सरलतम भाषा में अपने शब्दों में बता दिया। क्या है कि आप बच्चे को कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक, अब आपने क्या किया कि आप उसको छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर ले रहे हैं पाठ को, कि आज ये इतना पढ़ा देंगे, कल इतना पढ़ा देंगे, परसों इतना पढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे। और एकदम से अगर पूरा पाठ पढ़ा देंगे तो बच्चों को समझ तो कुछ नहीं आएगा, और हो सकता है पिछला भी भूल जाएं, वो ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर डाल देने की वजह से। ठीक है, तो यही कहता है विभाजन का सिद्धांत, पाठ प्रस्तुत करने की सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से पाठों को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिए। अब रायवर्ण महोदय क्या कहते हैं देख लेते हैं। रायवर्ण के अनुसार एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है, जिसके फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो रायवर्ण महोदय कहते हैं एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है। जब छोटी छोटी इकाइयों में बांट के आप पाठ को पढ़ा देंगे ना, ठीक है, अब एक विभाजन आपने एक चीज़ को डिवाइड कर लिया, एक ही चैप्टर की, और फिर और आधे को दूसरे में डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब क्या होगा, जब मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया है तो आप चीज़ें समझ गए, जो दूसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी आप पहले से कनेक्ट कर लेंगे ना बहुत सी चीज़ें। अब कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जिन्होंने सिर्फ पार्ट 2 देखेंगे, वो तो क्या उन्हें उतनी अच्छे से समझ आएगा जितनी अच्छे से वो बच्चे समझ पाएंगे जो पार्ट 1 भी देख के आए हैं, है ना। तो यही कहते हैं रायवर्ण महोदय कि एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है, जिसके फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है। ठीक है, तो जो है हमारा ये जो सिद्धांत थे यहीं पर कंप्लीट होते हैं आज। ठीक है, आपका जो 3rd चैप्टर है शिक्षण के सिद्धांत, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। वो चैप्टर आपका जो है आज कंप्लीट हो गया है, और ये जो चैप्टर हमारा है ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग पिछली वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, और थोड़ी कंजूसी कम किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को किसी चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है तो आपके फ्रेंड्स भी उसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब मैं कोई वीडियो नया अपलोड करूँगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, और आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो है नोट्स बहुत ही स्पीड से तैयार किए जा रहे हैं। आपको बैक टू बैक क्लासेस देखने को मिलेंगी। सभी आपकी हिंदी की क्लासेस आने वाली हैं, क्योंकि आपका हिंदी का जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा जो है ये चैप्टर कौन सा है हमारा 3 क्या हो गया है कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा आज कंप्लीट हो गया है।
तो अगर आप लोग फिर तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए अपनी, और क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम है नहीं, 1-2 महीने आप मान के चलिए आपके एग्ज़ाम इसके बाद होने के चांसेस हैं। और फिर तो आपका यूपी डीएलएड का कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा लेट ही होते हैं आपके एग्ज़ाम्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।